हेलो दोस्तों, तारीख आज 22 अक्टूबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपी वीटू ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज की ताज़ा खबरों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पे, खास करके बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया। साथ ही भारत की स्थिरता का प्रतीक बताया। लोकपाल ने 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए टेंडर निकाला, कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बढ़ते वैचारिक युद्धों और सुरक्षा चुनौतियों पर चेतावनी दी। बिहार में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं पर अपने उम्मीदवारों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। शिक्षा बोर्ड ने सेवा में शामिल शिक्षकों के लिए TET आवेदन खोले। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने 5 साल की जेल की सजा भुगतान का शुरू किया। यूएस ने H-1B वीजा शुल्क नीति की स्पष्टता दी। केंद्र सरकार ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण ओडिशा में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। केरल के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह क्वाड और ब्रिक्स देशों के नेताओं से मिलने वाले हैं। एशियन सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। NEC के प्रमुख अर्थशास्त्री ने बताया कि भारत सेवा निर्यात वैश्विक नेता बनता जा रहा है। तमिलनाडु के 25 जिलों में भयंकर मानसून के कारण स्कूलों की छुट्टी घोषित किया गया। चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण चलते ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में दिवाली पूर्व धूमधाम से मनाया गया। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजन विधियों पर विशेष जानकारी। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश और तटवर्ती इलाकों में तेज हवा की संभावना जताई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने की कोशिशें तेज हुई। गृह मंत्रालय ने देश में आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का संकल्प दोहराया। वित्तीय बाजार दिवाली के कारण 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे, लेकिन 22 अक्टूबर को फिर से खुल जाएंगे। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 22 अक्टूबर बुधवार को RBI द्वारा जारी होली के अनुसार कई जगह पे बैंक बंद रहेंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आज बैंक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिवाली विक्रम संवत 2082 की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। वैसे ये विक्रम संवत पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन दिवाली के बाद ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है आपके शेयर मार्केट से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को बलि प्रतिपदा के कारण पूरी तरह से बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को भी सिर्फ 1 ही घंटे के लिए खुला था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इस वर्ष दिल्ली में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई, बहुत जोर शोर से मनाई गई, जिसके कारण क्या है कि दिल्ली की एक्वाई लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में दिवाली के बाद एक्वाई 350 से 442 के बीच दर्ज किया गया है, जो बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक श्रेणी में आता है। PM 2.5 कणों की सांद्रता में 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँच गई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश से 59 गुना अधिक है। यह स्थिति दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बना देती है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी एक्वाई का स्तर पंजाब में भी दिवाली के बाद एक्वाई में 50% की वृद्धि देखी गई, जो 231 तक पहुंच गया। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्वाई 297 तक पहुंच गया, जबकि लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में एक्वाई में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में यह वृद्धि कम है, जो कृषि औषधि जलाने की कमी और प्रभावशाली नियमों का परिणाम है। दिल्ली और पंजाब के साथ साथ अन्य प्रभावित जो राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश,
लखनऊ, गाजियाबाद, लखनऊ में भी एक्वाई 700 मीटर तक पहुंच गए, जबकि गाजियाबाद में भी एक्वाई 600 मीटर से ऊपर दर्ज किया। वहीं बात करें राजस्थान की, राजस्थान में जयपुर में एक्वाई 700 तक पहुंच गए, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में एक्वाई 500 के आसपास दर्ज किया गया। गुजरात में अहमदाबाद में एक्वाई 400 के आसपास दर्ज किया गया। महाराष्ट्र मुंबई में एक्वाई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक्वाई 250 के आसपास पहुंच गया। ये काफ़ी ख़तरनाक है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले ही दिन मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष दीपावली 20 और 21 2 दिनों का था, इसलिए आज के दिन गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि गोवर्धन पूजा के लिए आपके लिए सुबह इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त जो प्रातःकाल सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक रहेगा, और सायंकाल में जो शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 3:29 से लेकर 5:44 तक रहेगा। तो इस समय में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है, क्या है पूजा के नियम और क्या है विधि, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको दिख रहा है गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। अंत में आप सबको एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज का दिन भारत के अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि आज के दिन 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान-1 को श्रीहरिकोटा से स्थापित किया था। और चंद्रयान-1 ने ही भारत को चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि माना गया। दोस्तों, आज ही के दिन हमारे देश को भाखड़ा नंगल बांध योजना मिली थी, जिसका उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दीपावली के अवसर पर देशवासियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। इस पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। प्रधानमंत्री ने दीपावली को ऊर्जा और उत्साह का आत्मचिंतन का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद दूसरी दीपावली के रूप में उल्लेख किया और भगवान श्री राम के आदर्श जैसे धर्म और रक्षा, अन्याय के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ने की प्रेरणा आदि के बारे में जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने इसे देश की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री ने भारत की हालिया ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर और नक्सलवाद का उन्मूलन। उन्होंने इसे देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी दिवाली की बधाई दी और कहा कि शांति से रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक पे दियों से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के साथ दिवाली मनाई। तो चलिए अगेन आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे हम खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब के पूर्व डीजीपी पर बेटे की हत्या की एफआईआर। मंत्री रही मां पर भी केस। बेटे का पुराना वीडियो वायरल, कहा पत्नी मेरी शादी डैड से की। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी और पंजाब के पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मुस्तफ़ा, रजिया के साथ उनकी बेटी और बहू भी आरोपी बनाए गए हैं। मुस्तफ़ा के बेटे अकील 35 की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में मौत हुई थी। तब परिवार ने कहा था कि दवाओं के ओवरडोज से मौत हुई, लेकिन अकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त का पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें अकील ने कहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी के पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चल गया। वह पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डैड से की हो। उसके बाद परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इसी को आधार बना के अकील के पहचान वाले शमसुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी थी, जिसमें वीडियो का हवाला देते हुए इस मामले की जांच की मांग की गई थी। अकील का एक बेटा और एक बेटी है। अकील पंजाब के एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। पंचकुला के डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई वाली एसआईटी गठित की गई है, वही इस मामले की जाँच करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अक्टूबर 2025 से चीन ने यूरिया और अन्य विशेष खाद्य स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर के निर्यात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे भारत में इन खादों की आपूर्ति रुक गई है और कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि संभव है। चीन का यह फैसला भारत के लिए गंभीर चुनौती, क्योंकि भारत अपने 95% स्पेशली फर्टिलाइजर की ज़रूरत चीन से पूरी करता है।
इस निर्यात रोक से पारंपरिक यूरिया, डीएपी और यूरिया सल्फर प्रोडक्ट्स जैसे एडी ब्लू भी शामिल हैं। निर्यात पर रोक फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए और एफआईए फर्टिलाइजर के अनुसार यह 5 से 6 महीने तक जारी रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए $8.5 अरब का क्रिटिकल मिनरल्स डील किया है। इन दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्हाइट हाउस में इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह डील रेयर अर्थ तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के आपूर्ति को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वाहन, रक्षा उपकरण तथा हाईटेक इंडस्ट्री में होता है। अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। इन देशों के अगले 6 महीने में $1 अरब सम्मिलित निवेश करेंगे और मिलकर खनन एवं प्रसंस्करण प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। डील का मकसद वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की बढ़त और नियंत्रण को तोड़ना है, क्योंकि चीन इन दुर्लभ खनिजों के उत्पादन और प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेणु श्रीनिवासन को टाटा ट्रस्ट में जीवन भर के लिए ट्रस्ट नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट ने नई गवर्नेंस नीति अपनाई थी, जिसके तहत सभी ट्रस्टियों को कार्यकाल की सीमा हटा दी गई है और अब ट्रस्टी बनने के बाद वे 75 साल की उम्र तक या कानून के अनुसार ट्रस्टी रह सकते हैं। वेणु श्रीनिवासन को अक्टूबर 2025 में सर्वसम्मति से आजीवन ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया गया, जो पहली बार नई गवर्नेंस की नीति के तहत हुआ है। यह निर्णय सर डोराबाजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के संयुक्त बैठक के जरिए लिया गया, जिसमें यह तय गया कि ट्रस्टियों की पुनर्नियुक्ति में कोई समय सीमा नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में शहीद पुलिस कर्मियों की भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना का मकसद एक समान है और दोनों ही भारत की सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। भले ही पुलिस सेना अलग अलग मंचों पर कार्यरत हो, लेकिन उन मिशन राष्ट्र की रक्षा करना है एक ही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है तो 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है। तब तक देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में संतुलन बनाए रखने पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। रक्षा मंत्री ने पुलिस के नैतिक कर्तव्यों और आधुनिक उपकरणों में लैस होने की भी सराहना की और कहा कि पुलिस न केवल अपराधों से लड़ना पड़ता है, बल्कि छवि से भी लड़ना पड़ता है। उन्हें जनता और पुलिस के बीच सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब नागरिक कानून के सम्मान करे और पुलिस के सहयोगी बने। उन्होंने पुलिस के बलों को बलिदान, समर्पण और सेवा के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि देश पर उन पर गर्व है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजराती नववर्ष के पहले दिन 23 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर लोगों से मिलेंगे और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। यह कार्यक्रम उनके जन्मदिन के अवसर पर भी आयोजित होगा। इसके अलावा अपने गुजरात प्रवास के दौरान अमित शाह 23 अक्टूबर को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ भी नए बने विधेयक आवासों के सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। गुजरात में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अमित शाह दिवाली और नववर्ष के दिन दोनों त्योहार पे अपने परिवार कार्यकर्ताओं के साथ मनाते हैं। यह परंपरा वर्षों से जारी है। अहमदाबाद में उनका निवास स्थान है। रॉयल क्रिस्टल बंगले पर और नववर्ष के शुभकामनाएं देने का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नजर डालते हैं सोना चांदी के आज के भाव पर। आज 22 अक्टूबर 2025 में भारत सोने और चांदी के भाव इस प्रकार से 24 कैरेट सोना लगभग 1,44,002 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी 22 कैरेट सोना लगभग 1,32,664 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना लगभग 1,08,544 प्रति ग्राम। वहीं चांदी की कीमत में लगभग 1,731.37 प्रति 10 ग्राम, लगभग 1,73,137 प्रति किलोग्राम। हालांकि कुछ दिनों में सोने और चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन त्योहारों के आसपास में मांग बढ़ने के कारण आभूषणों की बिक्री में इजाफा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में हाल में ही गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मंदिर में बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, हाथी दांत और भक्तों द्वारा अर्पित अन्य वस्तुएं अपर्याप्त रिकॉर्ड
कैंपिंग और प्रबंधन में कमजोरी के कारण गलत तरीके से उपयोग या गुम हो गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि एक बहुमूल्य सोने का मुकुट सस्ते चांदी के मुकुट से बदल दिया गया है। इसके अलावा अन्य चांदी की वस्तुएं का वजन समय के साथ कम हो गया, जैसे एक चांदी का बर्तन 10 महीने में 1.19 किलोग्राम हल्का हो गया। यह दर्शाता है कि मंदिर की संपत्ति की निगरानी और सुरक्षा में गंभीर खामियां हैं। केरल राज्य ऑडिट विभाग की रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि मंदिर में वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता की कमी है। सोने और चांदी के लॉकेट्स की बिक्री से प्राप्त राशि को 2 बैंक खातों में जमा किया गया, लेकिन इन लेन-देन का रिकॉर्ड सही नहीं रखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 27 लाख की राशि का हिसाब नहीं मिल पाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। कलकत्ता के अलीपुर स्थित विद्यासागर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय राय की 11 वर्षीय भांजी सुरंजन सिंह अपने घर में अलमारी में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। रविवार में 2025 को सुरंजन की सौतेली मां पूजा सिंह ने घर लौटते समय अलमारी में सुरंजन का शव लटका हुआ पाया। पूजा ने दावा किया है कि यह दिवाली की खरीदारी के लिए बाहर गए थे। लौटने पर यह परिदृश्य देखा। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुरंजन की मृत्यु आत्महत्या से हुई प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और कुछ परिस्थितियां संदिग्ध हैं। सुरंजन के दादा दादी और पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा था। पड़ोसियों ने कहा कि वो अक्सर उसकी चीखें सुनते थे और उसे अपनी दादी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मंगलवार को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर स्थानीय निवासियों ने सुरंजन के पिता भोला सिंह और सौतेली मां पूजा सिंह पे हमला किया। अलीपुर पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवी मुंबई में एक रहवासी बिल्डिंग में सोमवार रात आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 साल की बच्ची शामिल है। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब तक आग लगने की वजह से सामने नहीं आई थी। रेस्क्यू टीम ने 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग वासी के सेक्टर 14 में रेहाजा रेजिडेंसी बिल्डिंग के 10वीं मंजिल के एक फ्लैट से शुरू हुई और तेजी से 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। नवी मुंबई महानगर पालिका ने फायर विभाग को बताया। जानकारी मिलते हुए वासी नेरोली और कोफर खैरान से कई फायरिंग इंजन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों के बाद आग पे काबू पाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही पंजाब के अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर में 21 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियान के तहत 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी और लॉन्चर बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंटों के संपर्क में थे और एक लक्षित आतंकवादी हमले को साजिश रच रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक 2025 तक केरल के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे हैं। उनका यह दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों से भरपूर है। राष्ट्रपति मुर्मू 21 अक्टूबर की शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंची। उनका स्वागत केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। राज्यपाल ने राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में भी 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर को दीपमालाओं और रंग बिरंगी लाइट्स को सजाया गया, जिससे यह सुनहरा मंदिर रात को आकाश में और भी चमक उठा। स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में इन रोशनियों का प्रतिबिंब एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। मौसम विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। भारत मौसम विभाग ने 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे मानसून के कुल वार्षिक दीर्घकालिक औसत LPA का लगभग 106% रहने की संभावना है, जो सामान्य से अधिक वर्षा की ओर संकेत करता है। मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। जून 2025 में अधिकतम तापमान कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
IPAT कृषि जल संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारियों के लिए नियमित अपडेट जारी करता रहेगा। आज के मौसम के पूर्वानुमान कहता है कि 21 से 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में भारी से बहुत भारी बारिश की होगी। दिल्ली NCR में धुंध के बीच तापमान 21 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की वर्षा और हिमपात की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओप्पो ने अपने नए स्मार्टफोन से फाइंड X9 को ग्लोबली लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नई फाइंड X9 से 28 अक्टूबर 2025 को बार्सिलोना में आधिकारिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी। इस सीरीज में फाइंड X9 और फाइंड X9 प्रो मॉडल शामिल होंगे, जो मोबाइल फोटोग्राफी और फ्लैगशिप स्मार्टफोन की नई परिभाषा स्थापित करेंगे। इसे हैसलेबल के साथ मिलाकर उन्नत इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बेहतरीन डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और कलर्स 16 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। फाइंड X9 श्रृंखला 3 रंगों में विकल्प उपलब्ध हुई, जिसमें टाइटेनियम ग्रे, स्पेस ब्लैक और वेलवेट रेड शामिल होंगी, जबकि फाइंड X9 प्रो 2 प्रीमियम फिनिश में आएगा, सिल्क वाइट और टाइटेनियम चारकोल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2025 के वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना का स्थान हासिल कर लिया है। इस सूची में अमेरिका पहले और रूस दूसरे स्थान पर। भारत की रैंकिंग में इस बार उसके हालिया आधुनिकीकरण, बेहतर ट्रेनिंग तकनीक और ऑपरेशन की तैयारियों के कारण हुआ है। भारतीय वायुसेना के पास 1716 विमान हैं, जिनमें स्वदेशी तेजस, राफेल, सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 शामिल हैं। इस उपलब्धि के बाद चीन की मीडिया और विशेषज्ञों ने इस रैंकिंग से गंभीरता से लेने से इनकार किया और इसे सामरिक वास्तविकताओं के बजाय कागजों पर आधारित बताया है। साथ ही कहा है कि चीन के पास विमान संख्या अधिक और युद्ध क्षमता असली मापदंड है। फिर भी यह रैंकिंग भारत की वायु शक्ति में तीव्र सुधार को दर्शाती है और रणनीतिक हालात में भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत को रेखांकित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा से चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को घोषित की जाएगी। कुल 243 सीटों के चुनाव होंगे, जिनमें से 38 सीटों अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नामांकन के लिए पहले चरण की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और दूसरे चरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को तय की गई, जबकि नामांकन वापस की अंतिम तारीख क्रमशः 20 और 23 अक्टूबर है। चुनाव आयोग ने मतदान से पहले और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख राजनीतिक दल NDA, महागठबंधन, JDU, राजद, भाजपा, कांग्रेस आदि चुनावी मैदान में हैं और विभिन्न सीटों के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है, जिनमें से पुरुष और महिला ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान ने 21 अक्टूबर 2025 को इतिहास रचते हुए साने तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 64 वर्षीय तकाइची, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेता हैं, शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी, जिन्होंने जुलाई में हुए चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। इनके प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ढेर सारी बधाइयां दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम पत्र लिखा, जिसमें प्रभु श्री राम को अन्याय से लड़ने की बात बताई और स्वदेशी अपनाने, स्वस्थ और योग के जीवन को हिस्सा बनाने की अपील की। बलिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिससे 5 जवान मारे गए। पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। हाल ही में सेना के चेक पोस्ट पर हमला हुआ, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। अमेरिका में चीन पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री तकाइची बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वैश्विक नेताओं को बधाई दी है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व जेल क्षेत्र की ओर दागी है। रूस के पुतिन को पोलैंड जैसी छोटी देश से गिरफ्तारी की धमकी मिली। यह बात अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में है।
इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बढ़ा है। हवाई हमले में कई स्वास्थ्यकर्मी मारे गए। ईरान परमाणु बम के नज़दीकी पहुंचता है। खुफिया रिपोर्ट में 66,004 किलो संबंधित यूरेनियम जमा होने की बात सामने आई है। G20 सम्मेलन में गाजा क्षेत्र की मदद और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की ओर जोर दिया गया। अरबपतियों पर ग्लोबल टैक्स लगाने की मांग उठी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि खेल की दुनिया से आ रही है। BCCI ने नकवी को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी वापस करने को कहा है। तो नकवी ने भी उन्हें वो जवाब दिया कि ट्रॉफी हमारे ऑफिस से आकर ले जाओ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ChatGPT की ओर से आ रही है। OpenAI ने अपनी AI वीडियो ऐप सोरा 2 पर हाल में ही एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसके तहत अब सार्वजनिक हस्तियों या ऐतिहासिक व्यक्तियों की अनुमति के बिना उनके चेहरे या आवाज़ों का उपयोग करके वीडियो बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि व्हाट्सएप से जुड़ी है। व्हाट्सएप ने अपना एक नया फीचर ऐड किया है जिसमें आप टेक्स्ट लिखकर AI इमेज बना सकते हैं और उस इमेज को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूट्यूब ने हाल में ही किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए नए टूल्स लॉन्च किए हैं। 14 अक्टूबर 2025 को यूट्यूब ने किशोरों के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म पेश किया है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और संबंधित विश्वसनीय और आयु उपयुक्त वीडियो सामग्री उपलब्ध हैं। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल SP V2 ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो अभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल के साथ जुड़ने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और मेरी हर वीडियो का जानकारी लेते रहें। इसके साथ ही ये मुख्य समाचारों का सिलसिला हमारा यहीं समाप्त होता है मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।